हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं चैप्टर द सेल एंड आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। यस, सो हमने चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है विद डायग्राम्स, एनिमेशंस एंड आज हम उसको एंड करेंगे, राइट? सो ये है लेक्चर नंबर 1 ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल्स। अब इसके लिए हाँ जो है लास्ट लेक्चर पूरा का पूरा इसी के ऊपर डेडिकेटेड है, प्लस हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसी लेक्चर में ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वही इसका आंसर है। आज मैं आपको उसका एक ओवरव्यू फिर भी दे देती हूँ, ठीक है? सबसे पहला तो आपको डायग्राम्स याद करनी है, ठीक है? अगर आपको आ जाए कि हाँ कि प्लांट सेल या एनिमल सेल की डायग्राम को ड्रॉ कीजिए या आपको ड्रॉ की हुई दी होगी एंड आपको उसको लेबल करना है, ठीक है? तो आपको वो चीज भी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? ये हमारे पास क्या है, दिस इज एनिमल सेल एंड ये है हमारा प्लांट सेल, ठीक है? एनिमल सेल्स यूजुअली राउंड एंड इरेगुलर होते हैं, प्लांट सेल्स हमारे रेगुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कोई शेप होती है उनकी, ठीक है? अब जो चीजें कॉमन है वो देखते हैं। सबसे पहला तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? ये हमारे पास कॉमन है। फिर आ जाता है बिल्कुल सेंटर में, आप देखो कि हमारे पास है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की अपनी एक लेयर होती है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है? फिर हमारे पास क्या रहता है, उस न्यूक्लियस के बाहर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी दो तरह के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ प्रोटीन्स बनाता है, जो स्मूथ है वो लिपिड्स को बनाता है। उसके बाद अगर आपको याद हो कि हाँ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस अगर याद हो तो जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं वो जाते हैं फिर गोल्गी के पास ताकि वहां से वो मॉडिफाई हो सके, पैकिंग हो सके एंड देन उसकी हेल्प कर सके, ठीक है? फिर हमारे पास ये देखो, ये आगे गोल्गी एपरेटस, ठीक? फिर अब ये सारा का सारा जो सामान है वो ऐसे थोड़ी है कि हवा में ऐसे ही घूम रहा है, नहीं, उसमें क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है? उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब आप एक चीज देखोगे कि प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सा ये ब्लू कलर का ये क्या है, दिस इज वैक्यूल। तो आप देखोगे कि प्लांट सेल में कम होते हैं बट बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में बहुत सारे बट छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो होते हैं। अब कोई भी फंक्शन जो सेल का होना है उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया शो करना है। देन अब जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है ना, वो किसको, वो जिम्मा किसको दिया है? वो दिया है लाइसोसोम को। तो ये रहे हमारे लाइसोसोम्स, है ना? जब हम बोल रहे थे कि हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, कौन कर रहा है उसको? वो कर रहे हैं हमारे राइबोसोम्स, ठीक है? प्रोटीन सिंथेसिस आर डन बाय द राइबोसोम्स, ओके? एंड देन हमारे पास ये सेंट्रियोल है, ये फर्क है दोनों में, ठीक है? एनिमल सेल्स के पास अपने अलग से सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं, बट प्लांट सेल में होता है प्लास्टिड्स या फिर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज द सेल वॉल। यस, तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती, बट इसलिए उसकी शेप इरेगुलर रहती है, बट प्लांट सेल में सेल वॉल होती है इसलिए उसकी शेप जो है वो रेगुलर रहती है, ठीक है? अब यही सारे पॉइंट्स को हम टेबल बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है? अगर डायग्राम आ जाए तो ये कर लो, अगर आपको सिर्फ लिखना है देन टेबल इज द बेस्ट मेथड टू राइट, ठीक है? टेबल कैसे बनाओगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसके फीचर एंड देन आपको जो है उसको फिल करना है। सेल की शेप स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर या इरेगुलर एंड राउंड रहेगी। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है प्रोटेक्शन के लिए एंड उसकी स्टर्डीनेस के लिए, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, अब यस न्यूक्लियस देखो एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में पड़ा है, बट प्लांट सेल में वो क्या है, एक साइड पे है। तो यहाँ पे क्या, इट लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल एंड एनिमल सेल में इट लाइज ऑन द सेंटर। देन लाइसोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, गोल्गी एपरेटस दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, बट प्लास्टिड्स ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, ठीक है? एनिमल सेल्स में दे आर एब्सेंट, नहीं होते, ठीक है? देन
देन हमारे पास आ जाता है वैक्यूल्स। अब प्लांट सेल में क्या है, एक दो या बहुत कम ऐसे होंगे वैक्यूल्स, लेकिन बहुत बड़े बड़े होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 to 90% ऑफ द जो प्लांट सेल है वो उससे कवर्ड रहता है। बट एनिमल सेल्स में बहुत सारे होते हैं, बट बहुत छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। फिर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब एनर्जी तो दोनों को ही बनानी है, एनर्जी दोनों को ही चाहिए अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, दोनों के पास ही माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि वैक्यूल हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, सेल शेप, सेल वॉल, न्यूक्लियस, इनको अलग कलर से दिखाया है। क्यों? दीज आर दी पॉइंट्स जो कि कुछ अलग हैं किसी मामले में, ठीक है। बाकी जो ब्लू वाले हैं वो दोनों में क्या है, वो सेम है, इसीलिए वो अलग से दिखाया है। अगर सपोज क्वेश्चन आ जाए कि आपको डिफरेंस ही बताना है कि दोनों कैसे अलग हैं और आपको टेबल नहीं बनाना है, ठीक है, तो ये रहे वो सारे पॉइंट्स, जो वो हाइलाइटेड पॉइंट्स थे उन्हीं को पैराग्राफ या पॉइंट फॉर्म बुलेट पॉइंट्स में हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स के पास नहीं। फिर प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल के पास नहीं। वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल में कम होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बट एनिमल सेल में बहुत सारे होते हैं, बट छोटे छोटे होते हैं। एनिमल सेल्स के पास अपने खुद के सेंट्रियोल्स होते हैं फॉर सेल डिवीजन, लेकिन प्लांट सेल्स के पास नहीं होते। प्लांट सेल के में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है स्टार्च की फॉर्म में, ये भी कर लेना कि प्लांट सेल में एनर्जी स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में, बट एनिमल सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। ऑल्सो जो आपकी सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज से, ये भी याद रखना, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसको हम ऑलरेडी इन डिटेल करके आए हैं, ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन भी हम करके आए हैं, वेयर यू हैव टू टेल द डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। अगेन अगर आप टेबल करोगे दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। अब देखो न्यूक्लियस जो है वो, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे एनिमल सेल में, प्लांट सेल में हमने देखा कि उसकी अपनी कवरिंग है जो बताता है कि अच्छा न्यूक्लियस यहाँ पे खत्म हो गया है, बट ऐसा कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखा जाता, ठीक है। तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के वो बहुत छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के जो साइज हैं वो 10 to 100 माइक्रोमीटर्स होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलिज, अब क्योंकि इसमें मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं है, इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं वो भी एब्सेंट रहती हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई फॉर द यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया फॉर द प्रोकैरियोटिक, ठीक है। बहुत डिटेल में हमने इन सारे टॉपिक्स को क्लास में किया है विद एनिमेशंस एंड पिक्चर्स। आई होप सबको याद होगी ये चीजें। एंड देन डीएनए, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से याद रखो, है ना, डीएनए कैसे फॉर्म में था, बिल्कुल सर्कुलर उलझा हुआ, है ना, फ्रीली साइटोप्लाज्म में ही घूम रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू यूकैरियोटिक देन वो न्यूक्लियस के अंदर था, क्रोमेटिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब सेल डिवीजन होता है देन फिर वो क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, सिंगल रहता है, बट यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा हमारे पास क्या रहते हैं, क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। तो देखो कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए, ठीक। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो देन डू सपोर्ट द टेकी लैब, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर नोट्स यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक लिंक, वो आपको ले जाएगा गूगल ड्राइव पे। वहां से आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको लेक्चर नंबर सिलेक्ट करना है, वो जो लेक्चर नंबर है वो ओपन हो जाएगा, उसी लेक्चर नंबर को आप फिर डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेकडाउन्स। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, उल्टा क्वेश्चन है ना, अगर आपको पूछा जाता है कि इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है ना, और अगर आपको पूछा जाए अगर वो नहीं है तो आपको वो फंक्शन ही बताना है। बस इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसका ये फंक्शन रहता है कि अगर ये नहीं होगा या ये रप्चर कर जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा, देन ये चीजें नहीं होंगी, ये जो प्रोसेसेस हैं दे विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट। आपको हर क्वेश्चन में जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको यही चीज बतानी है, जो भी चीज इन्होंने दी है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, है ना, आपका कुछ भी, बस उसका जो पर्पस है वो लिख देना है कि ये नहीं होगा अभी जो हो रहा था,
ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये क्या होता है? गेट होता है। अगर आपने लेक्चर लगाया अच्छे से याद है, मैंने बताया था ये गेट होता है जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक चीजों की वो एंट्री अलाउ करता है और कई चीजों की एंट्री अलाउ नहीं करता। जो भी अंदर आ रहा है उसकी मर्जी से आ रहा है, जो बाहर जा रहा है उसकी मर्जी से। ठीक है, इसलिए इसको सिलेक्टिव बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वो प्रोसेसेस डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के थ्रू आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर वो रप्चर ही कर गया तो जो सेल है उसके पास ये एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो कंट्रोल करे कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। तो जितने भी वाटर एंड सॉल्यूट्स हैं वो अपने आप ही मूव इन एंड आउट करेंगे अनकंट्रोलेबली, जो कि एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। वो इम्बैलेंस के कारण क्या होगा, जो सेल के कंटेंट्स हैं जो अंदर रहने चाहिए हो सकता है वो बाहर चले जाएं, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बाहर रहने चाहिए वो अंदर आ जाएं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो सेल वो स्वेल कर जाए, श्रिंक कर जाए एंड वो इट कैन इवन डाई। तो ये है उसके नुकसान। ठीक, सेम वे अगला क्वेश्चन है। अब वो क्या पूछ रहा है कि अगर टू द लाइफ ऑफ द सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी apparatus। अब देखो यहाँ पर उसने ऐसा नहीं बोला कि व्हाट हैपेंस टू द लाइफ, यहाँ पर उसने ये बोला है कि व्हाट हैपेंस टू द लाइफ। ओके, ऑल्दो हमने पीछे लिखा कि इट कैन इवन डाई, बट वही सेम चीज यहाँ पर हमें थोड़ा सा जोर देके बोलनी है और कुछ नहीं। मतलब ये चीज लिखनी है कि सेल जो है वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा या क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अभी गोल्गी एपरेटस के 3 फंक्शन थे। सबसे पहला तो वो मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, है ना, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को, एंड वो मेम्ब्रेन या बाकी सेल ऑर्गेनेल्स तक डिलीवर करेगा। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड क्या है कि ये लाइजोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता था, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमने लिखने हैं कि अगर ये नहीं है देन सेल को बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। ये नहीं कर पाएगा मॉडिफाई, पैक एंड ट्रांसपोर्ट, ये नहीं कर पाएगा शुगर को कन्वर्ट, ये नहीं कर पाएगा लाइसोसोम फॉर्म एंड। तो अब लाइसोसोम का काम क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये वो नहीं काम कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, सेल की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो स्फीयरली इफेक्ट होगी एंड इट में डैमेज द सेल एंड लीड टू डेथ। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। जो भी फंक्शन है आपको वो लिखना है बस। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यस, ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, अभी ये चीज पता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। किस फॉर्म में करती है? एटीपी के फॉर्म में करती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट फॉर्म्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो सेल यूज करता है ताकि वो सारे जितने भी फंक्शन हो रहे हैं ना, ग्रोथ, रिपेयर, मूवमेंट, कुछ भी, वो इसी एनर्जी से हो रहे हैं। ठीक है, तो पावर हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसकी फुल फॉर्म लिखो एंड देन बताओ कि इसी एनर्जी के कारण वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक, इसी के साथ ये खत्म होता है हमारा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with more NCERT exercise question answers.